मेरा नाम नीलेश है। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी एक ऐसी गलती की कहानी शेयर करने जा रहा हूँ जो मैंने कई सालों पहले की थी। यकीनन आप लोगों को मेरी इस गलती पर बहुत गुस्सा आएगा। आखिरकार मेरी गलती ही कुछ ऐसी थी। मैं गांव का रहने वाला था। मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं था, या ये कहो कि मैं लवारिस था। जब से मैंने अपना होश संभाला था, खुद को मैंने अपने छोटे से गांव में पाया था। मेरे चाचा जी मेरे साथ रहते थे। चाचा जी का परिवार भी था। उनकी तीन बेटियां थीं और वो हमेशा परेशान रहते थे। मैं गांव में इधर उधर भटकता रहता था। मेरा ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। मैं अगर किसी के घर पर कोई काम बिगाड़ देता तो लोग मेरा हाथ पकड़कर मुझे मेरे चाचा जी के पास ले जाते और उनसे मेरी शिकायत लगा दिया करते थे। चाचा जी कहते कि इसकी शिकायत मेरे पास क्यों लेकर आते हो, मैं तो पहले ही अपने कारोबार की वजह से बहुत परेशान रहता हूँ। ऊपर से बड़े भैया इसकी जिम्मेदारी भी मुझ पर डाल गए हैं। मुझसे इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाई जाती। इतनी महंगाई के दौर में मैं अपने परिवार को कैसे कैसे पाल रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ। अब गांव के लोग चाचा जी से ही कहते थे कि तुम कैसे आदमी हो, ये तुम्हारा भतीजा है, तुम्हारे परिवार का हिस्सा है, तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए, इसकी परवरिश बिल्कुल अपने बच्चों की तरह करो। मगर चाचा जी थे कि मुझसे नफरत करते थे। कभी उन्होंने मुझसे ढंग से बात तक नहीं की थी। मैं इधर उधर भटकता रहता तो लोग मुझे अपने घर का बासी खाना खिला दिया करते थे। चाची तो मुझे एक वक्त की रोटी तक ना देती थी। बचपन में किसी से शिकायत तक नहीं कर सकता था क्योंकि मैं उस वक्त बहुत छोटा था, इसलिए ज्यादा कुछ जानता भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मैंने होश संभाला वैसे वैसे ही मुझे हर अच्छी बुरी बात की समझ आती चली गई थी। उसके बाद मुझे पता चला कि आखिर ये लोग मेरे साथ क्या क्या करते हैं। मेरी उम्र 15 साल की हो गई थी जब एक दिन चाचा जी ने तंग आकर मुझे शहर भेजने का फैसला कर लिया था। मैं शहर नहीं जाना चाहता था। आखिर वो मुझे शहर क्यों भेजना चाहते थे ये तो मैं नहीं जानता था, मगर जो लोग मुझे शहर लेकर जाना चाहते थे उन्होंने चाचा जी को काफी सारे पैसे दिए थे। चाचा जी इन पैसों को लेकर बहुत खुश हो गए थे और उन्होंने उन लोगों से कह दिया था कि कल को इसे अपने साथ ले जाना। ये सुनकर तो मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया था। मैंने कहा था कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मगर चाचा जी ने मेरी एक न सुनी और वो जिद पर अड़ गए। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चाचा जी क्या करना चाहते हैं। जब मैंने रात को चाचा और चाची को आपस में बात करते हुए सुना, वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि ऋतिक को कल शहर भेजने के बाद हमारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। जिस बंगले में हम इसे नौकरी करने के लिए भेज रहे हैं वहाँ से ये हमें हजारों कमाकर दिया करेगा। हम लोगों को तो मजे आ जाएंगे। आखिरकार सारी जिंदगी तो इसके नखरे हम नहीं उठा सकते। चाची जी भी बहुत खुश हो रही थी। कहती थी कि पैसे जोड़कर सबसे पहले मैं अपनी बड़ी बेटी की शादी करूंगी और हम अपने घर में भी सारी फैसिलिटीज मौजूद करेंगे। अगर आप भी इसके साथ शहर जाकर नौकरी करने लगे तो कितना अच्छा रहेगा। हमारे पास और ज्यादा पैसे आया करेंगे। चाचा जी इस बात पर चाची से लड़ने लगे थे। उन्होंने कहा कि तू पागल हो गई है क्या? अपनी मेहनत से बचने के लिए तो मैंने ऋतिक को शहर भेजने की जिम्मेदारी ली है। यहाँ मेहनत करने से मुझे इतने पैसे नहीं मिलते जितने वो शहर जाकर कमा लाएगा। अब तू चाहती है कि मैं भी वहाँ चला जाऊँ तो तुम लोगों का क्या होगा? तुम लोग यहाँ अकेले रह जाओगे। चाचा जी के डांटने पर चाची तो खामोश हो गई थी क्योंकि उन्हें पैसों का हमेशा लालच रहता था। मैं तभी उनके सामने चला गया और मैंने कहा कि मैं शहर नहीं जाऊंगा। आप लोग मुझे अपने आप से अलग करना चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं वहाँ काम करूँ, मैं वहाँ अकेला नहीं जाऊंगा। चाचा जी कहने लगे तो क्या मैं तेरे साथ वहाँ लटक कर जाऊँ? तेरी 15 साल की उम्र हो गई है और न जाने कब से हम तेरा खर्चा उठा रहे हैं। तेरे पिता तो तुझे हमारे हवाले करके चले गए। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इस महंगाई के दौर में उनका भाई ही कितनी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा है। अब तुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मैंने कहा चाचा जी, लेकिन मुझे अपने आप से अलग तो मत करो। चाचा जी कहने लगे चल यहाँ से जा, हमें तेरी कोई फिक्र नहीं है। सारा सारा दिन गाँव की गलियों में आवारागर्दी करता फिरता है। आखिर हम तुझे कब तक घर में बिठाए रखेंगे? बस घर में रह रहकर मुफ्त की तो रोटियां तोड़ते रहना। शहर जाएगा तो तुझे भी पैसे मिलेंगे और हमारी भी कुछ परेशानियां हल हो जाएंगी। कुछ समय बाद तू जवान हो जाएगा। बता तेरी देखभाल कौन करेगा? मेरे लाख रिक्वेस्ट करने पर भी चाचा और चाची ने मेरी कोई बात न सुनी थी और फिर अगले दिन उन्होंने जबरदस्ती मुझे उस आदमी के हवाले कर दिया था जो मुझे शहर लेकर जाना चाहता था। 15 साल की उम्र में भी मैं मासूम बच्चों की तरह रो रहा था क्योंकि मैं अपना गाँव छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। गाँव में भले ही मेरे साथ गलत व्यवहार होता था लेकिन मुझे सब कुछ मंजूर था। इस तरह मैं शहर आ गया था। चाचा जी का दोस्त मुझे अपने साथ एक बड़े से बंगले में ले आया था। वहाँ पर उसने कामकाज करना शुरू कर दिया। शायद वहाँ उसकी नौकरी पहले से ही तय थी। वो मुझे अपने साथ
बात इसीलिए लेकर आया था कि मैं भी उसकी काम करने में कुछ मदद कर दिया करूं और वो मालिक से मुझे भी पैसे दिलवा दिया करेगा। चाचा चाची गांव में मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, इसलिए मैं गांव की गलियों में अपने दोस्तों के साथ खेलता फिरता था। क्योंकि ये गलियों में खेलने वाले दोस्त ही तो मुझे अपने लगते थे। लेकिन जब से मैं शहर आया था, यहाँ पर तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं इस बड़े से बंगले के अंदर कैद होकर रह गया हूँ। मुझ जैसे बच्चे से बहुत सारे काम करवाए जाते थे। इसी तरह मेरी उम्र बढ़ती चली गई। चाचा जी हर दूसरे तीसरे महीने अपने दोस्त से मिलने के लिए यहाँ शहर आते जाते थे, मगर मुझे नजर उठाकर देखते भी नहीं थे। कभी उन्होंने मेरे हालचाल तक न पूछे थे। बस हमेशा अपने दोस्त से बातचीत करते और उससे मेरे हिस्से के सारे पैसे लेकर गांव चले जाते थे। मैंने कई बार उनको कहा भी था कि मैं भी आपके साथ गांव जाना चाहता हूँ, मगर उन्होंने मेरी एक न सुनी थी। उनका दिल पत्थर का बन गया था। बैठे बिठाए उनको ढेर सारे पैसे जो मिल रहे थे। ये बंगला बहुत बड़ा था। इस घर में जो परिवार रहता था ये बहुत अमीर लोग थे। गरीबों पर बहुत दया किया करते थे, इसलिए मुझ जैसे गरीब बच्चे के कामकाज से बहुत इम्प्रेस हुए थे। यही वजह थी कि जितने पैसे चाचा के दोस्त को मिलते थे उतने ही पैसे मुझे भी मिलते थे। वो जवान आदमी के हवाले सारा काम कर दिया करते थे। मालिकों की नजर बचते ही अपने हिस्से का सारा काम भी वो मुझसे ही करवाया करते थे और खुद बैठकर आराम करते थे। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। धीरे धीरे मेरी उम्र 18 साल हो गई। अब अगर मेरे चाचा शहर मेरे हिस्से के पैसे लेने आते तो मैं उनको बोल दिया करता था कि मैं यहाँ पर बहुत मेहनत करता हूँ, मेरी सारी मेहनत की कमाई आप अपने पास नहीं रखोगे। चाचा जी कहते थे कि लगता है अब तेरे मुंह में जबान भी आ गई है। मैंने तुझे यहाँ इस नौकरी पर लगवाया है तो मैं ही तुझे इस नौकरी से हटवा भी सकता हूँ। उस दिन पहली बार मैंने चाचा जी से दो टुक बात की थी और कहा था कि अब मैं वो मासूम बच्चा नहीं हूँ जो आपकी सारी बातें आसानी से मान लिया करता था। मैं जानता हूँ कि आपने मुझे यहाँ शहर भेजा, मेरी नौकरी लगवाई, लेकिन उससे सबसे ज्यादा फायदा तो आपका हुआ है। अब मैं भी अपना कुछ फायदा करना चाहता हूँ। आखिर मैं यहाँ बंगले के क्वार्टर में कब तक रहता रहूँ? इन लोगों के आगे का झूठा खाना कब तक खाता रहूँ? मेरा भी मन करता है कि मैं शहर में कहीं घूमने फिरने जाऊँ, अपनी पसंद का खाना खाऊं, अपने लिए अपनी पसंद के कपड़े लूं। इसलिए जितने मुझे पैसे मिला करेंगे उसमें से आधा हिस्सा मेरा हुआ करेगा। ये बात सुनकर चाचा जी को बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैं उनसे दो टुक अंदाज में बात कर रहा था, इसलिए वो मेरे ऐसे अंदाज से बहुत डर गए थे और अब उनकी मेरी आगे एक न चलने वाली थी। वो जानते थे कि आधे पैसे मिल रहे हैं, ये भी बहुत है। अगर वो भी हाथ से चले गए तो क्या होगा? क्योंकि अब ऋतिक अपने अच्छा बुरा समझने लगा है और समझदार भी हो गया है। वो अपना मुंह बिगाड़ कर वहाँ से चले जाते थे। कुछ समय गुजरा तो चाचा के दोस्त बीमार रहने लगे थे। मालिक ने उनका बहुत इलाज करवाया, मगर वो ठीक न हो सके। ज्यादा धूम्रपान करने की वजह से उन्होंने अपनी सेहत खराब कर ली थी और अब वो इस काबिल न थे कि यहाँ नौकर बनकर कामकाज कर सके। फिर एक दिन इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई और अब यहाँ पर मैं अकेला रह गया था। मेरी उम्र अब 20 साल हो गई थी। मैं यहाँ इन लोगों के सारे काम किया करता था। अब यहाँ पर मेरी सैलरी पहले से भी ज्यादा हो गई थी, क्योंकि अब मैं चाचा के दोस्त के हिस्से के भी सारे काम खुद कर लिया करता था। उन्होंने मुझसे कहा भी था कि तुम्हारी नजर में अगर तुम्हारे जैसा ही कोई वफादार नौकर हो तो ऐसे ही एक दो नौकरों को और हमारे बंगले में नौकरी पर लगवा देना, क्योंकि बंगला बड़ा है और काम ज्यादा है। मगर मैंने सोचा कि मैं हर नौकर के बदले का काम खुद कर लिया करूंगा, जिससे मुझे ज्यादा मुनाफा होगा। यही वजह थी कि मैं बंगले के अंदर तक चला जाता था और कड़ी मेहनत करने के बाद सारे ही नौकरों का काम अकेले ही किया करता था। वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे यहाँ रहते हुए पूरे 5 साल हो गए थे, इसलिए वहाँ के लोग भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। कई साल मैंने उस बंगले में नौकरी की। उस बंगले के जो सबसे बड़े मालिक थे, जो उन चारों भाइयों के पिता थे, उनके मरने के बाद बंगले का माहौल बहुत खराब हो गया था। पिता के मरते ही चारों भाइयों ने अपनी अपनी प्रॉपर्टी अलग कर ली थी। बंगला किसी और के हवाले कर दिया था। अब जिसने बंगला खरीदा था वो यूके में रहता था, इसलिए बंगला ज्यादातर खाली ही रहता था। ये बंगला बिक जाने से सबसे ज्यादा नुकसान मेरा हुआ था, क्योंकि मैं तो जब से यहाँ इस शहर में आया था मैं ज्यादातर इस बंगले में ही रहा था और यहीं के सारे कामकाज किया करता था। अब मैं पूरी तरह से अकेला रह गया था। जितने पैसे मेरे पास थे बस उन्हीं से अपना गुजारा कर रहा था। वहाँ पर अब मेरा क्या, बाकी नौकरों का भी कोई काम नहीं था, इसलिए सारे ही नौकर एक एक करके बंगला छोड़कर चले गए थे। फिर मजबूरन मुझे भी वहाँ से निकलना पड़ा था, लेकिन मैं किसी को जानता भी नहीं था, इसलिए मुझे कहीं न कहीं तो नौकरी तलाश करनी ही थी। जो नौकर मेरे साथ काम किया करते थे मैंने उनसे बातचीत की और उनसे कहा कि तुम लोग जहाँ नौकरी पर जाओ
मुझे भी वही नौकरी पर लगवा देना। उन्होंने कहा था कि अभी तो हमें भी कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, मगर मेरे तो रहने का भी कोई ठिकाना नहीं था। कुछ दिन तो मैंने सड़कों पर गुजारे थे। मैं इधर उधर भटकता रहता था। लोग मुझे भिखारी समझने लगे थे, इसलिए थोड़ी बहुत भीख दे जाते थे। मैंने उस भीख को रख भी लिया था। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तो उसे लोगों की दी हुई भीख भी बहुत बड़ी नेमत लगने लगती है। यही वजह थी कि मैंने बड़ी मुश्किल का समय गुजारा था। मुझे सड़कों पर भटकते हुए लगभग 1 महीना गुजर गया था, जब मेरे साथ का एक नौकर जो मेरे साथ पहले काम किया करता था, उसका नाम मंजेश था। उसने मुझसे कहा कि यार, मैं तुझे कितने दिनों से ढूंढ रहा हूँ। आज इस फुटपाथ पर मैंने तुझे देखा तो तेरी याद आ गई। सोचा तुझे बता देता हूँ कि मैंने तेरी और अपनी नौकरी की भी बात कर ली है। मैं उसे देखकर चौंक गया। मैंने कहा, क्या सच में मेरी नौकरी की बात हो गई है? तो वो कहने लगा कि हाँ, नौकरी की बात तो मैंने पिछले हफ्ते ही कर ली थी, मगर तू मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। मैंने कहा, यार वहाँ पर हमारा रहने का बंदोबस्त तो होगा ना? तो वो कहने लगा, ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। वैसे मेरा तो रहने का बंदोबस्त हो गया है। मेरी बहन यहाँ पर रहती है, मैं उसके घर पर रह रहा हूँ। तूने क्या सारा समय सड़कों पर ही गुजारा है? तेरा अगर इस शहर में कोई अपना हो तो तू भी उसी के घर रह लेना। अब मैं उसे क्या बताता कि मेरा इस शहर में क्या, मेरा इस पूरी दुनिया में कोई अपना नहीं है। वो मुझे अपने साथ लेकर उस जगह चला गया था जहाँ उसने नौकरी की बात की थी। ये भी बहुत बड़ा बंगला था। यहाँ पर तो पहले से भी ढेर सारे नौकर और नौकरानियां मौजूद थी, जबकि ज्यादा काम होने की वजह से ज्यादा ही नौकर नौकरानियों की जरूरत होती है। यहाँ पर हम दोनों की नौकरी लग गई थी। मैंने मंजेश से कहा था कि किसी भी तरह मेरे रहने का बंदोबस्त करवा दे। मैं सड़कों पर कैसे रहूंगा? मेरा ये 1 महीना बड़ी मुश्किल से गुजरा है, क्योंकि मेरे पास मेरा थोड़ा सा सामान भी था और मेरी हालत भी बहुत बुरी हो गई थी। उसने वहाँ के एक पुराने और वफादार नौकर से बात की तो उसने मालिक से बात करके कह दिया था कि बंगले के पीछे ही नौकरों के लिए छोटे छोटे क्वार्टर बने हुए हैं, उसमें से एक क्वार्टर की चाबी तुम्हें दे दी जाएगी। मंजेश वहाँ पर नहीं रह सकता था, क्योंकि उसने रहने का बंदोबस्त पहले से ही अपनी बहन के यहाँ किया था। एक रात तो जैसे तैसे मैंने बंगले के बाहर रहकर गुजार ली थी, लेकिन अगले ही दिन मुझे क्वार्टर की चाबी दे दी गई थी और मैंने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया था। अगले ही दिन हमें काम भी बता दिया गया था कि हमें क्या काम करना है। मंजेश को तो ज्यादातर बाहर का काम बताया था, सामान लाने ले जाने का, जबकि मुझे घर के अंदर ही छोटे मोटे काम दे दिए गए थे। अभी मैं नया नया था, इसलिए मुझे कम काम बताए गए थे। मुझे पैसे भी यहाँ ठीक ठाक मिल रहे थे। इसी तरह मुझे 1 महीना गुजर गया था। कुछ दिन नौकरी करने के बाद मंजेश तो यहाँ से हट गया था और फिर यहाँ मेरा काम भी बढ़ा दिया गया था और पैसे भी बढ़ा दिए गए थे। यहाँ के काम करने में मुझे ज्यादा मेहनत का सामना नहीं करना पड़ता था, क्योंकि मैं पुरानी जगह भी यही काम किया करता था। ये बंगला एक बिजनेसमैन आदमी का था जो कि करोड़पति था। इस बंगले में 6 सदस्य थे। सबसे बड़े मालिक विवेक सिंघानिया, उनका बेटा राहुल सिंघानिया और राहुल सिंघानिया की पत्नी नैना सिंघानिया और उनकी एक 13 साल की मासूम और खूबसूरत सी बेटी दिशा। राहुल सिंघानिया और विवेक सिंघानिया ये दोनों बाप बेटे थे और मिलकर अपने बिजनेस को संभाल रहे थे। इन सब की जिंदगी बड़े ऐशो आराम से गुजर रही थी। आखिरकार उनकी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मैं ज्यादातर घर के अंदर के काम करता था, इसलिए घर में सबके बिहेवियर को धीरे धीरे बहुत अच्छे से जान गया था। मंजेश और मुझे इस बंगले में नौकरी करते हुए लगभग 6 महीने गुजर गए थे। इन लोगों को धीरे धीरे मुझ पर भरोसा होने लगा था। वैसे तो यहाँ पर कदम कदम पर कैमरे भी लगे हुए थे, क्योंकि बंगले के अंदर कोई भी धोखे से भी किसी तरह की कोई गलती नहीं कर सकता था। बाहर ढेर सारे गार्ड्स मौजूद थे। बंगला पूरी तरह से सिक्योरिटी की देखरेख में था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, जब एक दिन मैंने देखा कि दिशा बेबी बहुत रो रही है और अपनी मम्मी से जिद कर रही है कि वो उसे बाहर लेकर चले, मगर नैना मालकिन उसे लेकर जा ही नहीं रही थी, क्योंकि उस समय उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने उन्हें आराम बताया था। मैंने दिशा बेबी से बात की और उनसे कहा कि वो क्यों रो रही है। जब उन्होंने मुझे बताया कि वो बाहर जाना चाहती हैं, उनका आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। अब मैं उन्हें बंगले से बाहर तो नहीं ले जा सकता था, क्योंकि अगर मैं दिशा बेबी को बंगले से बाहर लेकर जाता तो मेरी अच्छी तरह से धुलाई हो सकती थी। शायद दिशा बेबी को मेरा बाहर ले जाना किसी को अच्छा नहीं लगता। आखिरकार ये बड़े लोग थे और बड़े लोगों के बच्चे तो ज्यादातर निगरानी में ही रहते हैं।
मैंने दिशा बेबी से कहा कि आप फिक्र न करें, मैं आपके लिए आइसक्रीम लाकर दे देता हूँ। जब मैं बाहर से आइसक्रीम उनके लिए लेकर आया तो उन्हें बहुत पसंद आई थी। दिशा बेबी बहुत ही खूबसूरत और कम उम्र की मासूम बच्ची थी। वो ज्यादा कुछ नहीं जानती थी, वो बेहद सीधी थी। बस उसी दिन से मेरी और दिशा बेबी की बातों का सिलसिला शुरू हो गया था। उन्हें जो भी काम होता वो ज्यादातर मुझसे ही करवाया करती थी। दिशा बेबी मुझसे बातें करके बहुत खुश रहती थी। ये बात तो नैना मालकिन को भी बहुत पसंद आई थी। उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलती, सारा दिन अपना दिमाग किताबों में लगाए रहती है। मैं भी अपनी बेटी को ज्यादा टाइम नहीं दे पाती। मेरी बेटी तुम्हारे साथ बहुत कंफर्टेबल फील करती है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि मेरी बेटी से इस घर में उसका कोई दिल लगाने वाला है। नैना मालकिन मुझ पर बहुत भरोसा करती थी, इसीलिए वो सारे ही काम दिशा बेबी के मुझसे ही करवाया करती थी। दिशा बेबी को भी अब मेरी बहुत आदत हो गई थी। अब वो मुझसे अपने काम करवाने के साथ साथ मेरे साथ फ्री टाइम में खेला भी करती थी। मेरे साथ खेलने पर उन्हें बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा नौकर नहीं था जो दिशा बेबी के इतने करीब आ गया हो। अब हर महीने मुझे यहाँ पर जितने भी पैसे मिलते थे वो सारे ही पैसे मैं अपने पास रखता था, क्योंकि पुराना बंगला जब से छोड़ा था तब से ही मुझे अपने चाचा जी से तो छुटकारा मिल गया था। मैं जानता था कि जरूर चाचा जी वहाँ गए होंगे ताकि मेरी मेहनत की कमाई ले सके, लेकिन वहाँ पर तो अब कोई भी नहीं रहता था। जरूर अब की बार वो बहुत पछता रहे होंगे। उन्होंने मुझे ढूंढने की कोशिश तो नहीं की होगी, क्योंकि उन्हें मुझसे कोई मोहब्बत नहीं थी और ना ही मेरी कोई फिक्र थी, इसलिए अब धीरे धीरे मैं भी उनको भूल गया था। एक बार रात का समय था, जब मैं अपने क्वार्टर में गहरी नींद में सो रहा था, जब अचानक मेरे क्वार्टर का दरवाजा खटखट बजने लगा। दरवाजा बजने की आवाज से मैं घबराकर उठा था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोल कर देखा तो रात के समय गार्ड ने आकर मुझे जगाया था। मैंने उसे घबराकर पूछा कि क्या हुआ है भाई, इतनी रात को मेरा दरवाजा क्यों बजा रहे हो? वो कहने लगा कि तुम्हें बंगले से नैना मालकिन ने बुलाया है, अभी और इसी समय हमारे साथ चलो। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गया था। न जाने बंगले में ऐसी क्या परेशानी आ गई थी जो रात के इस समय मुझे बंगले में बुलाया गया था। मैं झट से उठा, मैंने अपने क्वार्टर का दरवाजा बंद किया और मैं गार्ड के साथ चल दिया था। जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि रात के समय नैना मालकिन और राहुल साहब अपनी बेटी दिशा बेबी को लिए हॉल में ही बैठे थे। उन्होंने कहा कि देखो न ऋतिक, हमारी बेटी तुम्हें बहुत याद कर रही है, तुम इससे सारा दिन खेलती रहते हो, ये तुमसे बहुत हिल गई है, हर वक्त तुम्हें याद करती रहती है, कहती है कि तुम इसके दोस्त हो। अभी भी इसे नींद नहीं आ रही थी और ये रोते हुए यही कह रही थी कि इसे तुम्हारे साथ खेलना है, इसने तुम्हारे साथ खेलने की जिद लगा ली है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने अपनी बेटी की किसी ख्वाहिश को पूरा नहीं किया। वैसे तो हमने इसे समझाने की बहुत कोशिश की थी कि ऋतिक भैया सारा दिन घर के काम करते हैं, अब रात का समय है, उन्हें आराम करने दो, ये समय उनके आराम करने का है, वो इस समय गहरी नींद में सो रहे होंगे। मगर इसने हमारी एक न सुनी। अब तुम ही इसे समझाओ कि ये इस समय खुद भी सो जाए और हमें भी सोने दे। इस बात पर मेरी हंसी छूट गई थी। मुझे तो लगा कि बंगले में शायद कोई बड़ी परेशानी आ गई है, मगर असल परेशानी तो दिशा बेबी की थी। थोड़ी देर तक उनका दिल रखने के लिए मैंने उनके साथ खेल लिया था और फिर उसके बाद मैंने उन्हें सोने के लिए कहा था। वो थोड़ी देर के बाद अपने कमरे में जाकर आराम से सो गई थी। अगले दिन जब मैं बंगले में आया तो मैंने नैना मालकिन से दिशा बेबी के बारे में पूछा था। नैना मालकिन ने मुझे दिशा बेबी के कमरे में जाने की इजाजत दे दी थी और उन्होंने कहा था कि जाओ ऋतिक, तुम अगर दिशा को जगाओगे तो वो जाग जाएगी। इस समय सुबह के 11 बज रहे हैं, अगर वो ज्यादा समय तक सोती रही तो फिर रात को देर से सोएगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम उसे जाकर जगा दो, वो तुम्हारी आवाज सुनकर बहुत जल्दी जाग जाएगी। मैं उनकी बात सुनकर दिशा बेबी के कमरे में चला गया था। जैसे ही मैंने दिशा बेबी के कमरे का दरवाजा खोला तो ये देखकर मेरी आंखें दिशा बेबी पर जमकर रह गई थी, क्योंकि वो सोती हुई बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, इतनी खूबसूरत कि अब मेरी नियत उन पर फिसलने लगी थी। उन्होंने व्हाइट कलर की छोटी सी फ्रॉक पहनी हुई थी जो उनके घुटनों से ऊपर आ रही थी। उनकी पूरी टांगे मुझे साफ साफ नजर आ रही थी। मेरा मन कर रहा था कि बार बार मैं उनकी टांगों को देखता रहूं। मैं धीरे धीरे उनके करीब जा रहा था और उनकी टांगों को टच ही करने वाला था जब अचानक एक नौकरानी ने झट से दरवाजा खोला था और मैं घबरा कर पीछे हुआ था। न जाने क्यों अब दिशा बेबी को मैं जब भी देखता था मेरी उन पर नियत खराब होने लगती थी। कहते हैं ना कि मर्द की फितरत भी बड़ी खराब होती है, जब उसकी नियत गंदी होने लगती है तो वो अपनी हवस पूरी करने के लिए किसी मासूम पर भी नजर डाल देता है। मेरा हाल भी कुछ इसी तरह का हो गया था। अब मैं हर बार दिशा बेबी को इसी नजर से देखने लगा था। वो मेरे साथ खेलती तो मैं चोरी चुपके उन्हें टच करने की कोशिश करता था। मैं उनके साथ बिल्कुल बच्चा बन जाता था। यही वजह थी कि मैं उन्हें बहुत पसंद आने लगा था और वो हमेशा मेरी आदी हो गई थी।
नैना मालकिन भी मुझसे ही कहती थी कि तुम ही ज्यादातर मेरी बेटी के काम किया करो। तुम्हारे होते हुए वो मुझसे किसी काम की ज्यादा जिद नहीं करती। नैना मालकिन अब ज्यादातर अपने दोस्तों के साथ लगी रहती थी। यही वजह थी कि उनकी बेटी का ध्यान मेरी तरफ से लगने पर वो बहुत बेफिक्र रहने लगी थी। हमेशा अपने दोस्तों को पार्टियां करने के लिए घर बुलाती रहती तो कभी बेफिक्री से उनके साथ शॉपिंग पर चली जाती थी। इधर मैं दिशा बेबी का बहुत ख्याल रखता था। उन्हें लगता था कि घर में जगह जगह पर कैमरे लगे हुए हैं और उनकी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी वजह से वो अपनी बेटी की तरफ से मेरे होते हुए और भी ज्यादा बेफिक्र रहने लगी थी। मगर वो ये नहीं जानती थी कि कभी कभी हम जिस पर बहुत भरोसा करते हैं वो भी पल भर में हमारा भरोसा चकनाचूर करने के लिए काफी होता है। मैं अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं दिशा बेबी पर गंदी नजर न डालूं। वो मासूम सी बच्ची है, मुझे कभी उसके बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। मगर मेरे दिमाग में हमेशा उनको देख देख कर ऐसे ख्याल आते ही रहते थे। ऐसा करना बहुत बड़ा पाप था। मुझ पर चढ़ती जवानी थी, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा था। अब मैं दिशा बेबी को हमेशा अकेली जगह में ले जाने की ताक में रहता था और धीरे धीरे उन्हें छूने की कोशिश करता था। मैं उन्हें छूता तो उन्हें बहुत गुदगुदी होती थी और वो जोर जोर से हंसा करती थी, इसलिए मैं उन्हें और ज्यादा टच किया करता था। वो मासूम सी बच्ची थी, ये नहीं जानती थी कि मैं उसके साथ क्या कर रहा हूँ। एक बार मैंने दिशा बेबी से नाराज होने की एक्टिंग की थी। मैं देखना चाहता था कि मेरे नाराज होने पर दिशा बेबी का क्या हाल होने वाला है, क्योंकि मैं कई बार नैना मालकिन के मुंह से भी ये सुन चुका था कि उसे मेरे बिना रहने की अब आदत नहीं है। वो मुझे बहुत ज्यादा दोस्त समझती है, चाहती है कि हमेशा उसका दोस्त उसके साथ खेलता रहे। सिर्फ पढ़ने के समय ही वो मुझसे अलग होती थी, बाकी ज्यादातर सारा दिन हम दोनों एक साथ ही होते थे। मैंने दिशा बेबी से कहा कि मैं आपसे नाराज हूँ। मैं हमेशा आपके लिए कितने सारे काम करता हूँ, मगर आपने आज तक कभी मेरे लिए कोई काम नहीं किया। दिशा बेबी कहने लगी कि बताओ ना ऋतिक भैया, मैं आपके लिए क्या करूँ जिससे आप मुझसे खुश हो जाओगे। मैंने कहा कि मुझे कोई अच्छा सा गिफ्ट दे दो, मैं खुश हो जाऊंगा। आज तक मुझे कभी किसी ने गिफ्ट नहीं दिया, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कोई गिफ्ट दे दो। तो वो कहने लगी कि आप फिक्र मत करो, मैं आपके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लेकर आऊंगी जिससे आपकी बहुत हेल्प हो सकेगी। अगर तुमने मुझे गिफ्ट मैंने उससे कहा कि अगर तुमने मुझे गिफ्ट नहीं दिया तो मैं नाराज हो जाऊंगा। अपनी कही हुई बात याद रखना। दिशा बेबी ने कहा कि मैं आपसे वादा करती हूँ कि कल आपको गिफ्ट जरूर दूंगी। अगले दिन उसने मुझे एक ऐसा गिफ्ट दिया जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। वो अपने पापा के साथ जाकर मेरे लिए कपड़े खरीद कर लाई थी। उसने कहा कि आप हमेशा पुराने कपड़े ही पहनते हो, कभी मैंने आपको स्मार्ट कपड़ों में नहीं देखा, इसलिए मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ, इन्हें जरूर पहनना। मैंने उसे बहुत शुक्रिया कहा था। सच में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी ने इतनी मोहब्बत के साथ मुझे तोहफा दिया था। उसका तोहफा मैंने दिल से कबूल कर लिया था। वो इतनी अच्छी थी कि मुझे भैया भैया कहकर बुलाती थी। उसके माता पिता भी मुझ पर बहुत भरोसा करते थे। फिर भी मेरे शैतानी दिमाग में अजीब सा फितूर सवार था। न जाने क्यों मैं उसकी इज्जत खराब करने की प्लानिंग अपने दिमाग में बना रहा था। अब तो जब से उसने मुझे गिफ्ट दिया था तब से मैं उस पर और भी ज्यादा फिदा हो गया था। अब मैं सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा दिशा बेबी से फायदा हो जाए। इस बात से मुझे यकीन तो हो गया था कि मैं जैसा उनसे कहूँगा वो वैसा करने के लिए तैयार हो जाएगी। अब मैंने एक ही प्लान बनाया था जिस पर मुझे बड़ी ही ध्यान से फोकस करना था। अगले दिन जब मैं सुबह के टाइम पर बंगले के अंदर गया तो मैंने देखा कि बड़े मालिक और राहुल साहब बैठे हुए चाय की चुस्कियां ले रहे थे और बातें भी कर रहे थे। वो दोनों बिजनेस के सिलसिले में कुछ बात कर रहे थे, जबकि बड़े मालिक के हाथ में न्यूज़पेपर था। उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ते हुए अपने बेटे को बताया था कि आजकल शहर में ड्रग्स के मामलात बहुत बढ़ गए हैं। पुलिस ने शहर में कई जगह पर ड्रग्स के छापे मारे हैं। उनकी इसी बात पर उनके बेटे ने जवाब दिया था कि हमारे देश की युवा पीढ़ी को बिगाड़ने में ड्रग सप्लायर का सबसे बड़ा हाथ होता है। ये कहकर उन दोनों की बात तो खत्म हो गई थी, मगर मैं दिशा बेबी के कमरे में चला आया था। अब उनकी हर सुबह मुझे देखकर ही होने लगी थी। उस दिन भी जब मैं दिशा बेबी के कमरे में गया था मैंने देखा था कि उन्होंने पिंक कलर का गाउन पहना था। वो बेहद सुंदर लग रही थी और सो नहीं रही थी, बल्कि नौकरानी उन्हें तैयार कर रही थी। जब से मैंने उन्हें समझाया था कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए क्योंकि सुबह देर तक सोने से सेहत खराब हो जाती है, आज फिर से मेरी नजर उनके गोरे गोरे बाजुओं पर गई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू किया था। मैं उनसे थोड़ी देर बातचीत करने के बाद बंगले से बाहर किसी काम का बहाना लेकर निकल आया था। मैं एक मेडिकल स्टोर पर चला गया था।
वहाँ जाकर मैंने उनसे नींद की दवाई मांगी थी और उसे लेकर मैं अपने क्वार्टर में चला आया था। मैंने दवाई बड़े ही संभाल कर क्वार्टर में ले जाकर रख दी थी और फिर मैं बंगले के कामों में बिजी हो गया था। शाम के टाइम पर जब दिशा बेबी भी अपनी टीचर से ट्यूशन पढ़ने के बाद फ्री हुई तो मेरे साथ बातों में बिजी हो गई थी। आज बातों ही बातों में मैंने दिशा बेबी से कहा था कि लगता है अब आपको रात को नींद अच्छी आती है। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं, मुझे रात को नींद नहीं आती। मम्मी ने कहा है कि जल्दी सो जाया करो। बस मैं उनके कहने पर कमरे में जाकर बिस्तर पर आंखें बंद करके लेट जाती हूँ। मम्मी तो जैसे ही मेरे साथ लेटती हैं, उनको नींद आ रही होती है, लेकिन मैं बार बार उनको बातों में लगाती रहती हूँ ताकि मेरा वक्त गुजर सके। मैंने कहा कि दिशा बेबी, आप क्यों टेंशन लेती हो? आपको रात को अपनी मम्मी पापा को तंग नहीं करना चाहिए। आप जानती हो ना कि आपके पापा भी काम से थके हारे घर आते हैं, उनको भी नींद लेनी होती है और आपकी मम्मी भी लोगों से मीटिंग करते करते थक जाती हैं। आप तो सारा दिन घर में रहती हो, इसलिए आपको थकान नहीं होती। वैसे भी बच्चों को रात को देर से सोने की और सुबह देर से जगने की आदत होती है। मैं आपकी परेशानी अच्छे से समझ सकता हूँ। आप एक काम क्यों नहीं करती? आप खामोशी से रात के समय अपने मम्मी पापा के सो जाने के बाद मेरे क्वार्टर में आ जाया करो, क्योंकि मुझे भी इतनी जल्दी नींद नहीं आती। मैं भी काफी रात में सोता हूँ, बल्कि कभी कभी तो मैं सारी रात जागता ही रहता हूँ। हम दोनों रात को खूब खेला करेंगे और एक दूसरे से बातें भी किया करेंगे। इस तरह आपका रात का टाइम पास भी हो जाया करेगा। मेरी बात सुनकर दिशा बेबी बहुत ही खुश हुई थी। उन्होंने कहा था कि ठीक है, मैं आज ही रात को याद से आपके क्वार्टर में आ जाऊंगी। मैंने कहा लेकिन इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर आपके मम्मी पापा या घर में किसी ने भी आपको मेरे क्वार्टर में आते हुए देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। सब लोग मुझ पर इल्जाम लगाएंगे कि मैंने आपको बुलाया है। वो कहने लगी कि नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और चोरी चुपके आपसे मिलने के लिए आ जाऊंगी। ये कहकर वो बहुत खुश हुई। अब मुझे बड़ी बेसब्री से रात होने का इंतजार था। मैं अपने क्वार्टर में लेटा हुआ दिशा बेबी के आने का इंतजार कर रहा था। देखना चाहता था वो आज रात मेरे क्वार्टर में आती है या नहीं। जब लगभग रात के 3 बजे का समय हुआ तो मेरे क्वार्टर का दरवाजा बजा। मैंने जैसे ही दरवाजा खोल कर देखा तो दिशा बेबी थी। उनको झट से मैंने क्वार्टर के अंदर कर लिया और दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। मैंने उनसे कहा कि आपको यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? तो वो कहने लगी कि नहीं, मुझे यहाँ आते हुए कौन देखेगा, सब लोग तो सो रहे हैं और बाहर गार्ड्स भी नहीं थे। रास्ता बिल्कुल साफ था, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए आ गई। चलो अब हम बैठकर खेलते हैं। वो मेरे साथ बिस्तर पर बैठ गई थी। मैं भी उसके पास जाकर बैठ गया और देखने लगा कि वो कितनी खूबसूरत और मासूम थी। सारी की सारी मासूमियत उसके चेहरे से झलक रही थी। अब मुझे अपना दूसरा पहलू आजमाना था। मैंने अपने तकिए के नीचे रखी दवाई को निकाला और दिशा बेबी से कहा कि दिशा बेबी, आप इतनी दूर से चलकर आ रही हो, आपको प्यास लगी होगी ना? तो वो कहने लगी कि नहीं, मुझे प्यास नहीं लगी है। मैंने कहा कि नहीं, आपको प्यास नहीं लगी, फिर भी आपको पानी पीना चाहिए। गर्मी का टाइम है, जल्दी जल्दी पानी पीने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती। वो मेरे कहने पर पानी पीने के लिए राजी हो गई थी। मैं खामोशी से उनके लिए पानी लेने गया और मैंने उसमें नशे की सारी दवाई पानी में मिला दी थी और पानी का गिलास दिशा बेबी को दिया। दिशा बेबी कहने लगी कि मुझे प्यास नहीं लगी हुई थी ऋतिक भैया, फिर भी आप मेरे लिए पानी ले आए हो तो मैं पी लेती हूँ। उसने अपने दोनों नन्हे हाथों से गिलास पकड़ा और मुंह से लगा लिया था। गिलास मैंने एक साइड पर रखा और दिशा बेबी के साथ इधर उधर की बातें करने लगा था। अभी वो मेरे साथ बातें कर ही रही थी जब अचानक उनका सर जोर जोर से चकराने लगा। वो इधर उधर देखने लगी, कहने लगी कि ऋतिक भैया, मुझे सब कुछ घूमता हुआ नजर आ रहा है। मैंने उसे संभालने की कोशिश की। अभी मैं उससे कुछ कहने ही वाला था जब अचानक दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। मैं घबरा गया, इस समय कौन आया है? मैंने झट से दिशा बेबी की तरफ देखा। मैंने कहा कि दिशा बेबी, अगर किसी ने आपको यहाँ पर देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। दिशा बेबी कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी। मैंने उनसे कहा कि आप जल्दी से बेड के नीचे छुप जाओ। मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें बेड से उतारा और बेड के नीचे आराम से लेटने के लिए कहा था। मैंने कहा कि मैं देखता हूँ कि दरवाजे पर कौन आया है, जब तक आप यहाँ से मत निकलना, इसी तरह से लेटी रहना। उन्होंने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी थी और वो बिस्तर के नीचे आराम से लेट गई थी। मैं दरवाजा खोलने गया तो 2 गार्ड्स आए थे। उन्होंने कहा कि दिशा बेबी कहाँ है? मैंने चौंकते हुए कहा कि दिशा बेबी,
वो तो यहाँ नहीं आई। क्या कुछ हुआ है क्या? और तुम लोग इस तरह क्यों उन्हें तलाश कर रहे हो? वो बंगले के अंदर अपने माता पिता के साथ सो रही होंगी। वो कहने लगा कि दिशा बेबी अभी कुछ देर पहले अपनी मम्मी के साथ सो रही थी, मगर जब उनकी आंख खुली तो दिशा बेबी बिस्तर पर नहीं थी। बंगले में भी उन्हें तलाश किया जा रहा है, न जाने वो कहाँ चली गई। वो तुमसे कुछ ज्यादा ही हिली हुई है, कहीं वो तुम्हारे क्वार्टर में तो नहीं आई? मैंने कहा कि भाई मेरा क्वार्टर आराम से देख लो, यहाँ कोई भी नहीं है। उसने झाँक कर क्वार्टर के अंदर देखा तो उसे दिशा बेबी कहीं नजर नहीं आई थी और वो काफी देर तक मेरे क्वार्टर को देखता रहा था और मुझसे कहने लगा कि चलो हमारे साथ, दिशा बेबी को ढूंढने में हमारी मदद करो। और वो मुझे भी अपने साथ नौकरों के क्वार्टर की तलाशी के लिए ले गए थे। उधर बंगले में मालकिन राहुल मालिक और विवेक मालिक बहुत परेशान हो रहे थे कि आखिर उनके घर की मासूम बेटी कहाँ चली गई। रात के समय तो वो उनके साथ ही सोई थी। मैं भी इन लोगों की आंखों के सामने ही मौजूद था, इसलिए इनमें से किसी को भी मुझ पर शक नहीं हुआ था। कुछ देर के लिए मैं ये बात तो भूल ही गया था कि मैंने दिशा बेबी को अपने बेड के नीचे छुपा दिया है, मगर मुझे जैसे भी करके दिशा बेबी को अपने क्वार्टर से निकालना था, क्योंकि अगर मैं उनको वहाँ से नहीं निकालता तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ जानी थी। अभी तो मैंने उनके साथ कुछ किया भी नहीं था, बिना कुछ किए ही इतना हंगामा हो गया था कि मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरे पूरे प्लान पर पानी फिर चुका था और मैं अफसोस करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। सारी रात घर के नौकर और गार्ड्स दिशा बेबी को इधर से उधर ढूंढते रहे थे। फिर वो लोग बंगले से निकलकर आसपास के मोहल्ले में भी देखने गए। जब मैंने देखा था कि लगभग घर के सारे ही लोग दिशा बेबी को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल गए तो मेरे पास मौका बहुत अच्छा था। अभी सवेरा भी नहीं हुआ था। मैं दिशा बेबी को समझा बुझाकर उनके कमरे में किसी तरह से भेज देना चाहता था। जैसे ही मैं अपने क्वार्टर में आया और मैंने बिस्तर के नीचे झांक कर देखा तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि वो तो बेड के नीचे आराम से सो रही थी। मैंने उन्हें बाहर निकाला, उन्हें जगाने की बहुत कोशिश की, मगर उनकी आंख तो खुली नहीं रही थी। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी कि आखिर दिशा बेबी के साथ ये क्या हुआ, वो होश में क्यों नहीं आ रही। फिर मुझे याद आया कि मैंने दिशा बेबी को नींद की दवाई दी है, वो सुबह से पहले होश में नहीं आ सकती। इसका मतलब ये है कि वो इस समय पूरी तरह से बेहोश है। दिशा बेबी गायब हुई है। इस बात के बारे में अगर किसी को पता चल गया कि वो मेरे क्वार्टर में है तो सबको यकीन हो जाएगा कि मैंने ही उनके साथ ये सब करके अपने क्वार्टर में रखा हुआ है। इसलिए मैंने सबका ध्यान हटते ही खामोशी से दिशा बेबी को गोद में लिया और गार्डन में ले जाकर पौधों के बीच डाल दिया था, क्योंकि घर के अंदर नैना मालकिन मौजूद थी। उनके सामने मैं उसे बंगले के अंदर नहीं ले जा सकता था। और फिर मैं खामोशी से बाकी सब लोगों के साथ शामिल हो गया था ताकि किसी को मुझ पर शक न हो। सुबह जब रोशनी फैली तो किसी की नजर गार्डन में पड़ी दिशा बेबी पर गई तो वहाँ पर हड़कंप मच गया था और इस तरह से दिशा बेबी उनको मिल गई थी। मगर मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं होश में आने के बाद दिशा बेबी ने अपने मम्मी पापा को मेरे बारे में सब बता दिया कि वो मेरे क्वार्टर में आई थी तो ना जाने क्या होगा। मैं अपनी इस हरकत की वजह से बहुत डर रहा था, क्योंकि मैंने बहुत ही घटिया हरकत की थी और अब मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। ये लोग तो मुझे जेल करवा सकते थे। भले ही मैंने उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, मगर अब वो होश में नहीं आ रही थी। जिस तरह से मैंने उसे गार्डन में ले जाकर डाला था वो इसी तरह से पड़ी हुई थी। अभी तक वो होश में नहीं आई तो उन्हें फौरन ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहाँ जाकर पता चला कि उन्हें ड्रग्स की हेवी डोज दी गई है। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने तो उनको ड्रग्स नहीं दी थी, वो मासूम बच्ची थी, ज्यादा ड्रग्स मिलने की वजह से होश में नहीं आ रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि अगर ये 24 घंटे से पहले होश में नहीं आई तो कोमा में भी जा सकती है। घर के सारे ही लोग बुरी तरह से रो रहे थे। कोई नहीं जानता था कि रात के समय उनकी बेटी के साथ क्या हुआ था, मगर मैं सब कुछ जानता था। लेकिन मैं इस बात से अनजान था कि ड्रग्स दिशा बेबी को किसने दी थी। मैंने तो उन्हें नींद की दवाई दी थी। मुझे याद आया कि नींद की दवाई तो मैं मेडिकल स्टोर से लेकर आया था और आजकल हमारे शहर में ड्रग्स बहुत सप्लाई की जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेडिकल स्टोर वाले ने मुझे गलती से नींद की दवाई की जगह ड्रग्स की गोलियां दे दी थी। इस बारे में सोचकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। अब मुझे दिशा बेबी की फिक्र होने लगी थी। मैं अपने आप को बुरी तरह से कोस रहा था। जिस परिवार ने मुझे इतना प्यार दिया, मुझ पर इतना भरोसा किया कि अपनी बेटी को मेरे भरोसे छोड़ दिया था, मुझ जैसे घटिया इंसान ने उनकी मासूम बेटी के साथ गलत करने के बारे में सोचा भी कैसे।
अब वो बेचारी मेरी वजह से जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये लोग बहुत अच्छे थे, कभी इन्होंने मुझे अपना नौकर नहीं समझा था और न ही इन लोगों का बिहेवियर किसी भी नौकर के साथ गलत होता था। यहाँ तक कि दिशा बेबी भी मुझे अपना अच्छा दोस्त और भाई मानती थी, फिर भी मैंने ऐसा किया। इन माता पिता का रोना मुझसे अब देखा नहीं जा रहा था। अपनी इकलौती बेटी के लिए इन लोगों का हाल बहुत बुरा हो रहा था। इन सब का जिम्मेदार मैं ही तो था। मैं रोते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि वो किसी भी तरह दिशा बेबी की जान बचा ले। मैं कभी भी उनके क्या किसी के भी साथ गलत करने के बारे में नहीं सोचूंगा। मैं अपनी गलतियों की बेहद माफी मांग रहा था। मैंने शायद सही समय पर अपने पापों की माफी मांग ली थी, इसलिए ऊपर वाले ने दिशा बेबी की जिंदगी तो बख्श दी थी, क्योंकि दिशा बेबी होश में तो आ गई थी, मगर डॉक्टर ने बताया कि दिशा बेबी अपना दिमागी संतुलन खो बैठी है। उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसे कुछ याद नहीं, बल्कि वो गुमसुम सी रहती थी। काफी समय तक उनका इलाज चला था। दिशा बेबी के घर वाले उनके लिए बहुत परेशान रहते थे। आखिरकार वो उस घर की रौनक थी। उसकी ऐसी हालत का मैं जिम्मेदार था। बस मैं यही सोच सोचकर उनके लिए परेशान होता रहता था, खुद को दिन रात गालियां देता रहता था। उस दिन के बाद से मैंने दिशा बेबी का और भी ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया था। मैं हमेशा दिशा बेबी को वक्त पर दवाइयां देता, भगवान से उनके लिए प्रार्थना करता रहता, उनके घर वालों को तसल्ली देता रहता कि दिशा बेबी ठीक हो जाएगी। जैसे वो पहली चहकती फिरती थी, अब उसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी, लेकिन भगवान ने मेरी कड़ी मेहनत के बाद उनका ज्यादा ख्याल रखने की वजह से और उनके माता पिता ने उनका बेस्ट डॉक्टर से इलाज करवाया था। इसी वजह से वो लगभग 2 साल बाद ठीक हो गई और जो पहले हो चुका था उसके बारे में उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं दिशा बेबी को धीरे धीरे छूने के लिए जा रहा था और अचानक से दरवाजा बज गया था। उस दिन अगर गार्ड्स दरवाजे पर ना आते तो शायद मैं उस मासूम बच्चे की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर देता। भगवान की कृपा से उसकी जिंदगी बच गई और उसकी इज्जत भी मेरे हाथों से बच गई। शायद आज मैं अपनी उस गलती के लिए बहुत पछता रहा होता, लेकिन मैं आज भी अपनी उन गलतियों के लिए बेहद पछता रहा हूँ जो मैंने कई साल पहले की थी। ये बात भी क्लियर हो गई थी कि मेडिकल स्टोर वाले ने जल्दबाजी में मुझे नींद की दवाई के बजाय ड्रग्स की गोलियां दे दी थी, क्योंकि वो मेडिकल की आड़ में ड्रग्स सप्लाई करता था। उस हादसे के कुछ दिनों बाद मेडिकल पर भी पुलिस ने छापा मारा तो वहां से काफी ड्रग्स बरामद हुई थी। उस पूरे मेडिकल को सील कर दिया गया था और मेडिकल व्यापारी को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था। इस बात को काफी साल गुजर गए। दिशा बेबी का ख्याल रखने में मैंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। यही वजह थी कि उन लोगों ने मुझे अपने घर का पर्सनल नौकर बना लिया था और यही वजह थी कि उन्होंने मेरी शादी एक नौकरानी की बेटी के साथ करवाकर मेरी जिंदगी को आगे बढ़ावा भी दिया था। दिशा बेबी अब जवान हो चुकी है, लेकिन आज तक उन्हें उस रात के बारे में कुछ याद नहीं और ये राज भी सब लोगों से अभी तक छुपा हुआ है कि दिशा बेबी के साथ उस रात क्या हुआ था, वो कहाँ गई थी, उनकी हालत का जिम्मेदार कौन था। मालिक और मालकिन ने दिशा बेबी से कई बार ये बात पूछने की कोशिश की। पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज कर दी गई थी कि पुलिस अपने तरीके से इस बारे में पता लगा पाए, मगर उस राज के बारे में कभी किसी को कुछ पता नहीं चल सका। इस तरह मुझे ये अपनी इस गलती का एहसास भी हुआ और मैंने ये भी ठान लिया कि किसी का भरोसा तोड़ने से पहले अपने अंजाम के बारे में सोच लेना चाहिए। आज मेरे पास 3 बेटियां हैं और अपनी बेटियों को घर से निकालने से पहले मैं हमेशा अपनी उस गलती के बारे में सोच लेता हूँ जो मैंने की थी। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं मेरी बेटियों के साथ कुछ गलत ना हो जाए। मैं दिल से अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे मेरी उस गलती की सजा कभी पलटकर ना मिले। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।